हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। सैम थियरी जो है शूट एपिकल मेरिस्टम, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया विभिजोत की कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है, टाइप ऑफ सेल्स। उसमें हमने उसके उत्पत्ति के आधार पे, कार्य के आधार पे, उसकी पोजीशन के आधार पे, उसकी क्या बोलते हैं जो अलग अलग टाइप्स हैं, या हम बात करें तो क्लासिफिकेशन मोड है, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास जो है उसके अंदर हम आते हैं सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम की बात शुरू करने से पहले हम कह सकते हैं कि तने का जो इनिशिएशन होता है वो हो गया प्यूम्यूल से, और प्यूम्यूल से उसके लीफ प्रिमोर्डिया और डेवलपमेंट स्टार्ट, और वहाँ उसमें दो लीव्स के बीच में जो गैप है इंटरनोड्स, वहीं से उसकी लेटरल ब्रांचेज, फ्लावर्स या लीव्स का क्या होता है, इनिशिएशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें एक फिजिकल या हिस्टोसाइटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी पड़ेगी, और यही जो साइटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है किसका, टिप का, रूट के स्टेम के टिप का जो पार्ट है उसी को ही हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम्स। और इसको समझाने के लिए समय समय पर अनेक जो है वो बॉटनिस्ट ने समझाया है अपनी थ्योरीज के द्वारा। तो अनेक थ्योरीज की हम बात करेंगे, या इन्हें हम हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। द्वारा इनको क्या कर रहा है, समझाया है परिकल्पनाओं द्वारा। हिस्टोसाइकोलॉजिकल की अगर अपन कहें तो इसका मतलब होता है उत्कीय संगठन या उतकवाद के टाइप। तो फर्स्ट जो हम यहां पे आज डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट है हिस्टोजन थियरी, जिसे हम उतक जनवाद के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले कंसीडर की जाने वाली थ्योरी है जिसमें ऊतकों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कोशिकाओं में विभाजन और फिर विभेदन हुआ, उसको समझने के लिए इस वाद को जनरेट किया बाय हैंस्टीन। हैंस्टीन ने लगभग 1868 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिन्होंने यहाँ पे जो एपिकल पार्ट है शूट का उसको 3 भागों में डिवाइड किया। डर्मेटोजन, सेकंड पार्ट जो उन्होंने डिवाइड किया दैट इज प्लीरोम, एंड थर्ड पार्ट जो उन्होंने डिवाइड किया दैट इज पेरीबेलम। पेरीब्लेम। डर्मेटोजन को अपन कह सकते हैं एक तरीके से त्वचाजन, ठीक है। प्लीरोम को हम कह सकते हैं यहाँ पे रंबजम, और अगर अपन पेरीबेलम की बात करें तो इसे कह सकते हैं ग्राउंड सब्सटेंस या वल्कुट जन कोशिकाएं। डर्मेटोजन की बात करते हैं सबसे पहले, तो उनके अनुसार जो एपिकल सेल्स हैं उनको उन्होंने 3 क्षेत्रों में बांटा है, और 3 क्षेत्रों में से जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसकी कुछ लेयर्स, 1 से 3 लेयर जो है जो कि सदैव विभाजन करती हैं एंटीक्लिनल, जिसको हम हिंदी में अपतनिक विभाजन के नाम से जानते हैं, या सीधी सीधी भाषा में कहें तो हॉरिजेंटल अर्थात अनुप्रस्थ विभाजन। तो यहाँ पे एंटीक्लिनल शब्द जो है अपतनिक वो ज़्यादा बेस्ट है, और इस प्रकार के विभाजन से यहाँ पे परतों का विभेदन होता है, और इस परत को उन्होंने नाम दिया है डर्मेटोजन।
जन, और सामान्यतः यह परत जो है वो एक ही प्रकार का विभाजन करती है जिससे परतों का निर्माण करती है। तो इससे दो चीजें बनती हैं, डर्मेटोजन, और डर्मेटोजन से दो ही चीजें बनती हैं। एक तो डर्मल लेयर जो कि बाह्य त्वचीय है, जिसको हम एपिडर्मिस के नाम से भी बाद में जानते हैं, ठीक है, और उसके अतिरिक्त इसकी लेयर्स से माध्यम में सेंट्रल और परिधीय कोशिकाएं बनती हैं, जिसको हमने डिफरेंशिएशन और उपस्थिति में लेटरल सेल्स और इंटरसेलरी सेल्स के नाम से कहा, या फिर अगर अपन कार्य के आधार पे कहें तो इनको हमने ग्राउंड टिश्यूज के नाम से व्याख्या की थी। डर्मेटोजन में और बस इतना ही है। एंटीक्लिनल डिवीजन एंड डर्मेटो जो है वो एक तरीके से बाह्य त्वचीय विकास करती है। इसके अतिरिक्त सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो प्लीरोम है इसे हम बोल सकते हैं रंभजन। रंभजन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इस प्रकार की जो सेल्स हैं वो एक तरीके से इंटरस्टिशियल जो सेल्स थी, इंटर कैलरी जो सेल्स थी, उनका विकास क्रम है जो कि इसके बाद विकसित हो रही हैं डर्मेटोजन के पार्श्व में और एक तरीके से कोर में, जिनके अंदर दोनों तरीके का विभाजन, कौन सा, पेरिक्लिनल जिसे हम परिंतिक विभाजन के नाम से जानते हैं, और दूसरा एंटीक्लिनल विभाजन जिसे हम अपतनिक विभाजन के नाम से जानते हैं। ये दोनों प्रकार के विभाजन जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ गलत हो गया दिखने में, ये विभाजन तो इसके लिए है और इसके लिए है दोनों, कौन सा, ये वाला और ये वाला, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल, दोनों प्रकार के विभाजन जो है वो इसमें होते हैं। इसके अलावा तीसरा भी ऐड कर देते हैं तीनों तलों में, दैट इज त्रियक विभाजन जिसको बोलते हैं ऑब्लिक, क्योंकि एक फर्क है, इस विभाजन से सदैव आयतन बढ़ता है, मोटाई, इस विभाजन से सदैव लंबाई बढ़ती है ऊपर की ओर। परंतु अगर कोई चीज, जैसे हम सिंपल वे में कहें, इन दोनों विभाजन से तो कोई भी चीज कैसी बन जाएगी, आयताकार या फिर घनाकार, क्लियर है। ऐसे में कोई चीज राउंड इन शेप है, तो ऐसी कोई चीज जिसमें एजेस निकल रही हो पादप में नहीं बनती है। पादप के अंदर जो चीज बन रही हो राउंड इन शेप बनती है। तो राउंड इन शेप किसी चीज को लेने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ होने के बाद कुछ कोशिकाएं ऐसी रह जाती हैं जो कि कैसी हो जाती हैं, राउंड इन शेप। तो ऐसे में त्रियक विभाजन के फलस्वरूप हम तीनों आयामों में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों आयामों में क्या कर सकते हैं, आयतन को बढ़ाते हैं। तो आते हैं यहाँ पे तीनों प्रकार का विभाजन देखने को मिला। लेकिन अगर अपन रंभ की बात कर रहे हैं तो दोनों भी ठीक है, ये विभाजन से रंभ बनाती है और रंभ के फलस्वरूप बनती हैं प्रोकैम्बियम सेल्स, जिनसे बनता है एक तरीके से पेरिसाइकल और वैस्कुलर बंडल्स। ये सारे के सारे विभेदन किससे होते हैं, रंभजन से। इसके अतिरिक्त थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे ले सकते हैं पैरिबेलम, जिसको हम कह सकते हैं वल्कुटजन। वल्कुटजन की अगर अपन कहें तो इसमें भी तीनों विभाजन, तीनों तलों में विभाजन, तीनों तलों में विभाजन। और तीनों तलों की हम बात करें तो पेरी, एंटी और ऑब्लिक, तिर्यक,
तीनों प्रकार के विभाजन तल इसमें होते हैं, जिसके फलस्वरूप यहां पे बनता है यहां पे बना पेरिसाइकिल, ठीक है, और वैस्कुलर बंडल्स या टिश्यूज, जबकि पेरिबेलम से जो है वो यहाँ पे कोड होते हैं मेनली कॉर्टेक्स, जिसकी तीनों लेयर्स हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, पिथ एंड मेडुलरी रेंज, मज्जा रश्मि, और ऊपर वाली जो है वो बना रही है एक तरीके से एपिडर्मिस, ठीक है। इन्होंने ये कहा, तो एक्चुअली में यहां पे अगर अपन कहें तो हेंस्टीन ने ये दर्शाया कि जो एपिकल टिश्यूज हैं वो 3 मुख्य विभेदी कोशिकाएं बनाते हैं, और उन्हीं विभेदी कोशिकाओं के विभाजन से अलग अलग जो है वो हिस्से बनते हैं। अब अगर अपन इनके अपवाद की बात करें तो इनके इस थ्योरम में काफी अपवाद जो हैं वो सामने आए, और अपवादों की हम बात करें तो सबसे पहला अपवाद तो ये है कि रिसर्च एंड प्रैक्टिकल्स द्वारा या एक्सपेरिमेंटल बेस पे ये प्रूफ है कि जो विभेदनशील कोशिका है वो समान होती है और वो हर प्रकार के विभेदन को कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक कोशिका एक ही प्रकार की कोशिका में विभेदित हो सकती है। जो विभुज्योत की कोशिका है उसकी कोई निश्चित आयाम नहीं है, वो किसी भी टाइप में विभेदित हो सकती है। तो यहाँ पे पहली बात ये, तो उनके अनुसार ये था कि डर्मेटोजन केवल एपिडर्मिस, प्लेरोम जो है वो भरणुतक टाइप में, और वो क्या बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यूज टाइप में, और जो पेरिबेलम है वो भरणुतक ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में सेल्स को कोड करता है। तो यहाँ पे ये थ्योरम जो है वो अपवादित होती है। सेकंड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने विभेदन दिखाया है इन कोशिकाओं का, बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स, बहुत सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं जिनमें इस प्रकार की कोशिकाओं का विभेदन प्राप्त नहीं होता है बाद में, इनिशियल स्टेज के बाद। तीसरी चीज, जो विभेदन है वो प्रारंभ में ही हो जाता है, विभाजन जो है वो प्रारंभ में ही हो जाता है, बाद में केवल डेवलपमेंट होता है। चौथा अपवाद जो है उनका ये है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक विभुज्योतक एक ही कार्य कर रहा है, परंतु एक्चुअली में ऐसा देखा गया है कि अदर जो सब्सटेंस है या जो अदर जो विभुज्योत की कोशिकाएं हैं आवश्यकता पड़ने पर दूसरे विभेदनशील कोशिकाओं में भी रूपांतरित होने की क्षमता रखती है। जैसे कि प्लेरोम जो है वो रंभ के अतिरिक्त कॉर्टिकल सेल्स बनाते हुए भी देखा गया है, और उसी तरीके से अगर अपन पेरिबेलम की बात कर रहे हैं तो जो पेरिसाइकिल सेल्स हैं वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या वैस्कुलर जो वो फेसिकुलर जो कॉर्टेक्स कैम्बियम है उसको भी बनाते हुए देखी गई है। तो इस प्रकार इसमें कई आलोचनाएं जो है वो सामने आई। इसके बाद एक सिंपल थ्योरी आई जिसे हम कह सकते हैं एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी निगेली ने प्रस्तावित की लगभग जो है 78 के आसपास, 1878 हेंस्टीन के बाद, और उन्होंने एक सिंपल सा मत रखा। उनका ये कहना था कि जो एपिकल मेरिस्टम है वो एकल कोशिका से मिलके बना हुआ है और उसमें अन्य कोई और भाग नहीं है, और जितने भी लेयर्स हैं या जितने भी प्रकार के टिश्यूज हैं वो उसी कोशिका के लगातार विभाजन से होते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम यहां ले रहे हैं वो हो गया एपिकल सेल थियरी प्रपोज्ड बाय निगेली लगभग 1878 हेंस्टीन के बाद, और उन्होंने इन्हीं के मतों को कहा कि ये अलग से कोई 3 परतीय अवस्था नहीं है, और इन्होंने इसको एक तरीके से टेट्राहेड्रल सेल कहा, चतुष्फलकीय कोशिका। और सिंपल वे में अगर डायग्राम देखें तो उन्होंने
एकल परतीय तथा एकल कोशिकीय संरचना को ही बताया। तो इसमें अगर आप देखें तो ये हो गई एपिकल सेल, ये हो गई इसके विभाजन से पार्श्व कोशिकाएं, लेटरल, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें विभाजन जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, पेरिक्लिनल, ये वाला, ये हो गया। तो यहां पे अगर अपन कहें तो बाद के विभाजन के फलस्वरूप अन्य कोशिकाओं का विभेदन हो रहा है। प्रारंभ में कोशिका कैसी है, दीर्घित, तो अर्थात बाद के हिस्से में पेरिक्लिनल के साथ में एंटीक्लिनल डिवीजन भी दिख रहा है, जिसकी वजह से दूसरे क्षेत्र हो रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये सभी क्षेत्र जो हैं वो एपिकल सेल के द्वारा ही क्या हो जाते हैं, विभेदित हो जाते हैं, जो बाद में डेवलप होकर अलग अलग प्रकार की कोशिकीय क्षेत्रों में रूपांतरित होते हैं। इनकी इस थ्योरी को इसलिए नेग्लेक्ट किया गया या अपवादित लिया गया क्योंकि इस प्रकार की संरचना की अगर अपन बात करें तो जो एल्गीज हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, वहां तक सीमित है कि उनका जो टिप है वो एकल कोशिका से बना हुआ है। अगर अपन टेडोफाइट्स की बात करें तो उनका जो हेड है वो एक्चुअली में 4 प्रकार की फलक कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिनमें से एक स्थिर रहती है और बाकी की 3 जो हैं वो विभेदित होकर ऑर्गन्स या स्टेम्स जैसी स्ट्रक्चर जो है उनको डेवलप करती है। परंतु एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स की हम बात करें हायर्स में, तो वहाँ ये प्रमाणित है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी कि एकल कोशिका नहीं होती है, वहाँ पे अनेक कोशिकीय परत होती है, जिसमें ऊपरी जो परत होती है वो विभाजनशील अधिक होती है। अतः एपिकल सेल थ्योरी जो है वो इस सिद्धांत को केवल लोअर क्रिप्टोगेम्स तक ही समझाती है, हायर क्रिप्टोगेम्स को ये नहीं समझाती है। इसके बाद हम समझते हैं थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हो गया ट्यूनिका कार्पस थियरी। ट्यूनिका कार्पस थियरी जो है वो सबसे पहले दी गई स्मिथ के द्वारा लगभग 1924 में, और साइंटिस्ट थे फॉस्टर, उन्होंने इसमें सहमति या सहयोग प्रदान किया, द्वारा सहमति। और अनेक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके प्रूफ में दिए हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स और इन्हें सहमति प्रदान की है। तो स्मिथ द्वारा 1924 में जो अपनी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दी गई थी उसके अनुसार उनका ये मानना था एक्सपेरिमेंटल बेस पे कि जो एपिकल सेल्स है या एपिकल मेरिस्टम है वो विभाजन द्वारा 2 मुख्य परतों में विभेदित होता है। प्रथम परत जो है वो एंटीक्लिनल परिधीय, एंटीक्लिनल जो विभाजन है उससे परतीय होती है और वो मैक्सिमम 1 या 2 परतीय होती है। उसके बाद की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम कार्पस सेल्स कहते हैं, वो उसके नीचे की तरफ की सेल्स होती हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे इन्होंने 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ट्यूनिका, एंड सेकंड जो भाग उन्होंने लिखा है पार्ट वो हो गया कार्पस। दैट इज ट्यूनिका, और इसमें हमेशा विभाजन कौन सा, एंटीक्लिनल, ठीक है। और इसके बाद के जो भाग हैं उनमें विभेदन हो रहा है, वो विभाजन हो रहा है दोनों दिशाओं में, उनको नाम दिया
कार्पस मेरिस्टम। सिंपल सा डायग्राम इसका। ट्यूनिका की जो सेल्स हैं वो एक निश्चित क्रम में एक परतीय मैक्सिमम 2 परतीय जो हैं वो होती हैं। उनकी कोशिकाएं सघन है, उनका जीवद्रव्य गाढ़ा है, उनमें रिक्तिकाएं कम हैं और वो विभाजनशील हैं या विभाजन को प्रेरित रहती हैं। इसी में अगर अपन कहें तो जो बाद की सेल्स है लेटरल या कैम्बियम टाइप, उन कोशिका या विभजोतक कोशिकाओं में वैक्यूल जो है वो पाई जा सकती है। इसके अलावा कार्पस की सेल्स की हम बात करें तो कार्पस सेल्स का आकार ट्यूनिका की सेल से थोड़ा छोटा है तुलनात्मक, और इसमें दोनों प्रकार के विभेदन है, पेरिक्लिनल और एंटिक्लिनल, दोनों नहीं तीनों प्रकार के विभेदन है जो वो विभाजन है, जिसके फलस्वरूप ये आकार, आयतन और लंबाई तीनों चीजों में क्या करते हैं, कोशिकाओं को डेवलप करते हैं। व्याख्या की दृष्टि से ट्यूनिका जो भाग है उसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया सेंट्रल एपिकल जोन, एंड सेकंड की अगर अपन बात करें तो सेकंड को हम यहां पे कह सकते हैं हाइपो ट्यूनिका जोन, दैट इज सेंट्रल एपिकल जोन। सेंट्रल एपिकल जोन के अनुसार इसके सेंट्रल पार्ट की जो कुछ कोशिकाएं एक परतीय हैं वही एंटीक्लिनल डिवीजन करके परतों में विभेदित होती हैं, ठीक है, केवल इतना सा, और ये उससे ज्यादा नहीं। इसकी कोशिका सदैव विभाजनशील रहती हैं। और सेंट्रल जोन के जस्ट नीचे की तरफ जो है, जो कि कैसे सेंट्रल एपिकल जोन तथा प्राइमरी लीफ प्रिमोर्डिया, प्राइमरी लीफ प्रिमोर्डिया जो है, दोनों के बीच का एक परतीय क्षेत्र जो है वो कहलाता है हाइपोसेंट्रल जोन। इसको ब्लू से लिख देते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए। हाइपो सेंट्रल जोन, ठीक है। इसी प्रकार इनकी जो कोशिकाएं हैं हाइपोसेंट्रल जोन की, ये पतली हैं, छोटी हैं, पतली भित्ति युक्त हैं, विभाजनशील हैं, और इनकी पहचान इस तरीके से है कि ये अधिक अभिरंजक लेती हैं, अधिक अभिरंजक या अधिक अभिरंजनशील होती हैं। सीधी सी बात है, जो कोशिकाएं सघन है, छोटी है, जीवद्रव्य गाढ़ा है, तो उनके अभिरंजक ज्यादा लेने की प्रवृत्ति होगी बनिस्पत बड़ी कोशिकाओं के। सेंट्रल एपिकल जो उनकी सेल्स जो है वो हाइपोसेंट्रल से हल्की सी क्या होती है, बड़ी होती हैं, ठीक है, और इनकी तुलनात्मक क्या होती हैं, छोटी होती हैं। कॉर्पस की अगर अपन बात करें तो इन कोशिकाओं में व्यवस्था के आधार पे या विभाजन के आधार पे कॉर्पस की सेल्स को भी 2 भागों में बांटा हुआ है। फर्स्ट अगर अपन कहें तो एंजियोस्पर्मिक टाइप में दे रखा है, लाइक सामान्य यूजुअल एंजियोस्पर्मिक टाइप। और एंजियोस्पर्मिक टाइप की अगर अपन कहें तो इसके 2 पार्ट सब पार्ट्स बांटे हैं। फर्स्ट तो इसके 2 सब पार्ट्स बांटे हैं, जिसको हम कह सकते हैं सेंट्रल मदर सेल, इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो हैं वो क्या है, बड़ी हैं,
जिसमें दोनों प्रकार का या तीनों प्रकार का विभेदन जो है पाया जाता है। ये क्षेत्र है कौन सा, कार्पस, जिसका ये हो गया सेंट्रल मदर सेल। जिन इस क्षेत्र की कोशिकाएं बड़ी हैं और लगातार विभाजन करती हैं दोनों तीनों तलों के अंदर, दैट इज कार्पस। ठीक है, कार्पस जोन। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो लिया है उसको हम कह सकते हैं रिब जोन या रिब सेल्स। रिब मैथमेटिक सेल्स, लगातार विभेदन के कारण जो इंटर कैलरी जो जोन है उसको हम बोलते हैं रिब सेल्स। और ये दोनों के दोनों क्षेत्र जो है सेंट्रल मदर और रिब सेंट्रल, दैट इज कार्पस। ऊपरी भाग 1 परतीय 2 परतीय जो है वो हो गया ट्यूनिका, और नीचे वाला जो हो गया जोन क्या बोलते हैं इसको, कार्पस जोन। अब अगर इनके विभेदन की बात करें, विभाजन के साथ साथ विभेदन की, तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एपिकल जोन का कार्य जो है वो विभेदनशील का है। उसके नीचे हाइपोसेंट्रल जो है वो अधिक अभिरंजित है, अत्यधिक विभेदनशील है, जिसकी वजह से दोनों दिशाओं में पेरिक्लिनल और एंटी दोनों प्रकार का विभेदन शो कर सकता है, जिसके फलस्वरूप लगातार कार्पस सेल्स बनती हैं। कार्पस की सेंट्रल सेल्स जो है विभेदनशील हैं, जो कि यहाँ पे बनाती हैं अलग अलग ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस और लेटरल सब्सटेंस। और यहाँ पे अगर अपन रिब जोन्स की बात करें तो ये बनाती है मेन रिब, जैसे कि वहाँ पे हेस्टीन के अंदर जो था वो प्लीरोम जो था, सॉरी पेरिबेलम जो था, उसका ही कार्य ये कर रहा है, जो कि सेंट्रल रंभजन है। एक्चुअली में वेस्कुलर बंडल्स पेरिसाइकल्स जो हैं वो इसी के द्वारा क्या की जा रही है, कोड की जा रही हैं। और इसके अतिरिक्त जो लेटरल सेल्स हैं तो यहाँ पे हम दर्शाते नहीं हैं, लेकिन रिब सेल्स की सेंटर के पार्श्व जो है परिधीय, जो परिधीय सेल्स हैं उनको बोला जाता है एक तरीके से लेटरल जोन। और यही लेटरल जोन है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस या ग्राउंड टिश्यूज को कोड करता है। तो इस तरीके से ये थ्योरम जो है वो कंप्लीट होती है ट्यूनिका एंड कार्पस हाइपोथेसिस में या ट्यूनिका एंड कार्पस थ्योरी में। इसी में एक बीच में एक और जो है थ्योरम आती है जिसको हम कह सकते हैं मेंटल एंड कोर, जो कि एक तरीके से, ये मिटा देता हूं, एक बार देख लीजिए इसको। इसी में लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि इसी से संबंधित है वो। लगभग 1950 के अंदर साइंटिस्ट आए, पोफेम, और एक और आए वो हैं चान, लगभग 1950 में। ट्यूनिका कार्पस जो थ्योरी थी उसी को ही समझाते हुए उन्होंने और अलग से प्रतिपादन किया, और उन्होंने एपिकल जो जोन है इसको अलग से थ्योरी में हम नहीं डाल रहे, इसी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको अलग से भी थ्योरम में डाल सकते हैं, जिसे हम यहाँ पे नाम से जानते हैं, कौन सा, मेंटल एंड कोर थ्योरी के नाम से जानते हैं इसको, मेंटल एंड कोर। मेंटल को हिंदी में प्रवार बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति एक प्रवार की तरह है, गुंबद की तरह उठी हुई, ठीक है, त्रिकोणाकार कोशिका। तो ऐसे में उनके अनुसार जो एपिकल जो टिश्यूज हैं वो ऊपर की तरफ कैसे हैं, एक परतीय विभाजनशील, और इनकी कोशिकाएं आकार में थोड़ी बड़ी हैं। इस क्षेत्र को उन्होंने जो है वो नाम दिया मेंटल, और एक्चुअली में वो ट्यूनिका के ही रिजेम्बलेंस है, सेम टू सेम, ठीक है। उसके अतिरिक्त उन्होंने इस मेंटल की परतों के नीचे की जो कोशिकाएं जिसमें सभी प्रकार के क्या बोलते हैं विभाजन्स हैं, उनको उन्होंने नाम दिया कोर, और ये बिल्कुल कार्पस के समतुल्य होते हैं। तो यहाँ मेंटल के नीचे का जो क्षेत्र है वो कोर कहलाता है, और ऊपरी जो परत है विभुज्योत की उसको कहते हैं मेंटल। तो ये ट्यूनिका कार्पस का ही एक समतुल्य रूप है, जिसके अंदर उन्होंने मेंटल एंड कोर थ्योरम प्रस्तुत की।
नेक्स्ट इसमें एक थ्योरम और आती है डी मैथमेटिक डी एंटिटी थ्योरम। मेरिस्टम डी एटेंटी थ्योरी। मेरिस्टम डी एटेंटी थ्योरी जो है वो एक तरीके से ब्रूवर्ट द्वारा जो है प्रस्तुत की गई, और उन्होंने जो भाग हैं ट्यूनिक इसके क्या बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम के, उसको दो भागों में बांटा। बाय बुवेट। उन्होंने लगभग ये थ्योरम दी 1955 में थ्योरम दी, और उन्होंने इसको दो भागों में बांटा। और फर्स्ट पार्ट जो उनका था उसको उन्होंने कहा सेंट्रल मेरिस्टम जोन या मैथमेटिक सेल्स, सेंट्रल मेरिस्टम जोन। और सेकंड पार्ट जो उन्होंने बांटा उसको उन्होंने नाम दे दिया सब, एक तरीके से पेरिफेरल या सब टर्मिनल। सेंट्रल एपिकल जोन या मेरिस्टम जोन, और सब टर्मिनल का मतलब हो गया, टर्मिनल का मतलब सीड्स या पार्श्व, और सब का मतलब हो गया उप सीड्स। ठीक है, उप सीड्स, जिसे हम अभी कार्पस या कोर के नाम से जान रहे थे। और पेरिफेरल का मतलब हो गया एक तरीके से परिधीय या पार्श्व। ठीक है, तो यहां पे ये उन्होंने थ्योरम दी। तो सेंट्रल मेरिस्टम जोन में उन्होंने एक नई बात कही, उन्होंने कहा कि इस कोर की कोशिकाएं नवीन हैं, क्या बोलते हैं विभेदनशील हैं, लेकिन ये रिसेसिव रहती हैं, विभेदन नहीं करती, ये परत इंटैक्ट बनी रहती है, और इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो विभाजन करती हैं, जिन्हें हम यहाँ पे सब टर्मिनल के नाम से जानते हैं। सब टर्मिनल के भाग को उन्होंने तीन भागों में बांटा। फर्स्ट उन्होंने कहा एन्यू, इनिशियल्स, एन्यू इनिशियल का मतलब आरंभिका, या आरंभिक, एन्यू इनिशियल। सेकंड जो उन्होंने पार्ट दिया एन्यू इनिशियल की कहे तो उनके अनुसार सेंट्रल मेरिस्टम जोन जो है वो विभेदनशील नहीं, विभाजनशील नहीं है, वो विभाजन नहीं करता। ठीक है, उसके जस्ट नीचे की जो परत है, ठीक है, उसी के अंदर जो है विभाजन होता है, कौन सा एंटी क्लिनल, और इसी को उन्होंने एन्यू आरंभिका के नाम से बताया, इनिशिएशन के नाम से बताया। दूसरा पार्ट जो है वो हो गया मेरिस्टम, मेरिस्टम्स डी एंटिटी। और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है रेडी टू डिवाइड, या अगर हम बात करें तो विभाजन से पहले तो रेडी टू ड्राइव या फिर वेटिंग मेरिस्टम, वेटिंग मेरिस्टम। डी अटेंटी का मतलब होता है रेडी टू डिवाइड, तो वहां हम कह सकते हैं विश्रामशील, वेटिंग मेरिस्टम्स। थर्ड पार्ट जो है वो इसका इन्होंने बांटा है
मेरिस्टम मेडुलरीज, मेरिस्टम मेडुलरीज वो भाग है जिसमें तीनों तलों में विभाजन हो रहा है, जिसे अभी ट्यूनिका कार्पस में हमने रिब क्षेत्र के नाम से जाना, और उसके अंदर तीनों तलों में विभाजन के फलस्वरूप बाकी सारी चीजें लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं आदि का डेवलपमेंट होता है। यह सबसे ज्यादा क्रियाशील क्षेत्र है। तो एक बार वापस सेंट्रल मेरिस्टम जोन जो है उसको इन्होंने अविभेदनशील बताया, ये इंटैक्ट परत के रूप में होती है, एकल। इसके जस्ट नीचे की जो परत है एन्यू क्या बोलते हैं इनिशियल, यह लगातार विभाजन करता है ट्यूनिका की क्या बोलते हैं सेंट्रल सेल के समान। मेरिस्टम डिएटेंटी जो सेल्स हैं वो एक तरीके से कार्पस की सेंट्रल मदर सेल के समान है, जो एक तरीके से रिसेसिव हैं, वो आवश्यकता पड़ने पर विभाजन करती हैं, और ये एक तरीके से निर्माण करती हैं कॉर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम टाइप, जो बाद में विभाजनशील हो सकती हैं। ये हमेशा विभाजन के लिए रेडी रहती हैं और वेटिंग मेरिस्टम कहलाती हैं। उसके अलावा जो आंतरिक लेयर है जो कि रिब जोन के समान है, और उसको मेरिस्टम मेडुलरीज कहा, जो कि प्रत्येक तल में विभाजित होकर ग्राउंड सब्सटेंस, कॉर्टेक्स, वेस्कुलर टिश्यूज, पिथ एंड मेडुलरी रेज आदि का क्या करती है विभेदन करती है। अब इन सारी चीजों में अगर अपन कहें तो ट्यूनिका एंड कॉर्पस, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है उसी को ही सैम के अंदर ज्यादातर लोगों द्वारा समर्थन प्राप्त है। अतः बाकी की थ्योरीज की तुलना में ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को ही वैध करार किया गया। इससे पहले जो थी वो हिस्टोजन थ्योरी जो थी उसको वैलिडिटी प्राप्त थी, लेकिन अब जो है वो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है उसी को ही क्या है सर्वसम्मति से उपयुक्त सिद्धांत के रूप में माना जा रहा है, जो कि सैम सूट एपिकल मेरिस्टम को समझाती है। इसके अतिरिक्त 2-3 और नई थ्योरम्स जो कि लेटेस्ट अगर अपन बात करें लगभग 1965 में न्यूमैन 1965 तो इन्होंने जो है वो इस पूरे क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले उन्होंने मोनोप्लेक्स, ठीक है, फर्स्ट पार्ट उन्होंने किस में बांटा मोनोप्लेक्स में, और मोनोप्लेक्स को अगर अपन समझे तो मोनोप्लेक्स के अंदर उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण संरचना एकल कोशिका से बनी हुई है और उसी के विभेदन से ये सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल जैसे कि एपिकल सेल थ्योरी आई थी। तो उसके अलावा और कोई परत उन्होंने नहीं बताई। तो मोनोप्लेक्स की हम बात करें तो ये सिद्धांत केवल और केवल लोअर क्रिप्टोगेम्स, एल्गियन, कुछ ब्राइफाइट्स तक टिकता है। कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर त्रिकोणाकार सेल्स मिलती हैं जो सभी विभेदित नहीं होती, तो वहां तक ठीक है, लेकिन बड़ी सेल्स के अंदर ये कंप्लीट नहीं होता। सेकंड उन्होंने इसको बांटा सिंप्लेक्स मेरिस्टम्स में। तो सिंप्लेक्स की हम बात करें तो सिंप्लेक्स कुछ जिम्नोस्पर्म्स तक होता है, जिसके अंदर एंटी एंड पेरी दोनों प्रकार के विभेदन पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर अपन एंजियोस्पर्म्स की बात करें हायर, तो सभी प्रकार की कोशिकाओं का विभाजन या विभेदन जो है वो इस द्वारा कंप्लीट नहीं होता। और तीसरी लेयर जो उन्होंने बांटी है, टाइप बांटा है, दैट इज डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में उनके अनुसार जो एपिकल मेरिस्टम है वो 2 परतों में विभेदित है। एक परत है एपिकल और एक है उसके बाद की सब टर्मिनल, दैट इज एपिकल, जिसमें लगातार एंटीक्लिनल विभेदन, और जो सब टर्मिनल है उसमें दोनों प्रकार के विभेदन जो है होते हैं। ये बिल्कुल ट्यूनिका एंड कार्पस को ही समर्थन देने वाला सिद्धांत है। इस प्रकार इन सारे मतों में ट्यूनिका एंड कार्पस को जो है वो अधिक
मत प्राप्त है, अतः हम सेम थ्योरी में ट्यूनिका कार्पस को ही उचित मानते हैं। थैंक्स।